Hello students, good morning. Let's start part 3 of the chapter Working of Institutions. In the previous video we discussed about legislative, parliament and its houses, Lok Sabha, Rajya Sabha and President of India. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोक सभा इज मोर पावरफुल देन राज्य सभा. लोक सभा एंड राज्य सभा बोथ आर द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? मेकिंग लॉज, राइट. दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेकिंग लॉज. तो दोनों हाउसेस का डेफिनेटली ये फंक्शन हो गया कि दोनों हाउसेस क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं. लेकिन दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस नहीं है, बट दोनों के पावर्स में डिफरेंस है. बिकॉज बोथ आर इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज बोथ आर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बट द डिफरेंस इज देयर इन पावर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा. तो पावर्स में क्या डिफरेंस है ये अभी डिस्कस करते हैं कि लोक सभा इज मोर पावरफुल देन राज्य सभा. कैसे है ये देखते हैं. सबसे पहला आता है हाउस ऑफ पीपल. Lok Sabha is the house of people. Rajya Sabha is the house of states, because Rajya Sabha's members are elected by the representatives of the people, means the state legislative assemblies members, MLAs. They elect the members of Rajya Sabha. तो राज्य सभा के पास कम पावर इसलिए होगी क्योंकि ये लोक सभा इज द हाउस ऑफ पीपल एंड इंडिया इज a democracy, and in any democracy the real power is existing in the people. लोगों में वास्तविक जो है पावर होती है. इसलिए लोकसभा में कौन होते हैं? the members who are directly elected by the people. for example MP, member of parliament and member of लोक सभा. तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस. लोअर हाउस क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली लोगों से जुड़ा हुआ हाउस है. सो दिस इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, क्योंकि डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके पास होती है? लोगों के पास. नेक्स्ट वन इज मनी बिल और बजट. अगर हम बात करें मनी बिल की, तो मनी एंड बजट आर द मेजर इश्यूज ऑफ द कंट्रीज. मींस इकोनॉमी इज द मेजर इश्यू ऑफ एनी कंट्री. तो मनी बिल की रियल पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है. बजट पास करने की भी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास. आपको पता है बजट के लिए एक अलग से सेशन होता है. देयर आर 3 सेशंस, एटलीस्ट 3 सेशंस कैन बी हेल्ड ऑफ पार्लियामेंट. तो जिसमें एक होता है आपका बजट सेशन होता है, जिसको हम फेब और मार्च का जो सेशन होता है, दिस इज द बजट सेशन, राइट. एक आपका विंटर सेशन होता है और एक होता है मॉनसून सेशन. मॉनसून सेशन जो होता है वो जब बारिश का टाइम होता है उस समय आप इसे याद रख सकते हैं. विंटर सेशन सर्दियों में आता है. तो एटलीस्ट 3 सेशंस कैन बी हेल्ड ऑफ पार्लियामेंट. तो इसमें बजट जो है वो बजट इकोनॉमिक सिस्टम को मतलब इट इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि कहाँ से इनकम होगी, कहाँ पे खर्चा करना है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? पार्लियामेंट लेती है. लेकिन पार्लियामेंट में रियल पावर किसके पास है? इसकी लोकसभा के पास, राइट. लोकसभा इज हैविंग द रियल पावर रिगार्डिंग बजट, क्योंकि लोकसभा में एक बार बजट जो है पास हो गया एंड इट इज ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा, एंड इफ इट इज पास देन राज्यसभा कैन नॉट चेंज इन द बजट. ये इसमें एडवाइस जरूर कर सकता है, लेकिन लोकसभा उसको माने या ना माने ये लोकसभा की मर्जी है. इसके बाद मनी बिल जो होता है, इट इज डिसाइडेड दैट इट इज मनी बिल और नॉट बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो स्पीकर ऑफ लोकसभा काफी पावरफुल होता है. और मनी बिल जो है इट इज ओनली presented in Lok Sabha according to article 110. Money bill is defined and it is presented in Lok Sabha. After passing in Lok Sabha, it can go to Rajya Sabha. Rajya Sabha इसको पास करे या ना करे, इसमें कोई चेंज करे या ना करे, लेकिन ये 14 डेज तक राज्यसभा मैक्सिमम इसको रोक सकती है. 14 डेज तक राज्यसभा कैन होल्ड मनी बिल अप टू 14 डेज. उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा और फिर ये लोकसभा में ही इसको जो है पास किया जाता है. इसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन लोकसभा. सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट क्यों? क्योंकि किसी की भी गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल एट दिस टाइम नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है कौन सी पार्टी के, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मींस मेजोरिटी पार्टी इज बीजेपी, और सरकार किसकी है, एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी लीडिंग पार्टी है और बाकी अदर अलायंस पार्टीज हैं। तो इस तरह से एनडीए की गवर्नमेंट होगी और एनडीए का लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर कहां पे है, लोकसभा में है। तो मेजोरिटी पार्टी मेक्स द गवर्नमेंट इन लोकसभा, राइट, कि अगर लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी है वही सरकार बनाती है, तो सरकार कहां पे होगी, लोकसभा में होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहां पे प्रेजेंट करना होता है, लोकसभा में। तो अगर लोकसभा ये कहते हैं इट कंट्रोल्स गवर्नमेंट कंप्लीटली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा का इससे कोई मैटर नहीं होता है कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें हैं और कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है, कौन सी माइनॉरिटी में है। सरकार किसकी बनेगी, ये तो लोकसभा में ही मेजोरिटी पार्टी जो है वही सरकार बनाएगी, लोकसभा ही इसको डिसाइड करेगी कि उसके अंदर कौन सी पार्टी है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लोकसभा में होती है, क्योंकि लोकसभा में फॉर एग्जांपल 543 मेंबर्स आर देयर, elected members. I am talking about elected members. So 272, this data is required, this digit is required to make the government. तो मेजोरिटी पार्टी वो होगी जिसकी इतनी सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटें आ जाएं, तो वो मेजोरिटी पार्टी होगी कहां पे, लोकसभा में, और वही जो पार्टी है वो सरकार बनाएगी। इसका मतलब लोकसभा ही डिसाइड कर रही है कि सरकार किसकी बनेगी। तो इसका मतलब इट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्जिस्ट इन लोकसभा। इसके बाद आते हैं मोर नंबर ऑफ मेंबर्स। लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कम मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में जैसे मैंने आपको बताया 543 प्लस 2, ये 2 अभी भी जो है 104th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, हालांकि इसको रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन 540 एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स आर देयर, और राज्यसभा में इस टाइम 245 मेंबर्स हैं। इसका मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। तो लोकसभा कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर्स ऑफ मेंबर्स देन राज्यसभा। तो वोटिंग सिस्टम में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वेरी पावरफुल, क्योंकि स्पीकर के पास जो होती है, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो स्पीकर ही दोनों हाउसेस को प्रिजाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर, राज्यसभा का प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो उस टाइम ज्वाइंट सेशन क्या होता है, अभी आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी ज्वाइंट सेशन के बारे में। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे मान लो लोकसभा, ये राज्यसभा, अलग से इनकी बिल्डिंग होती है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन जब कोई बिल अटक जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो ज्वाइंट सेशन इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। क्यों होता है ये ज्वाइंट सेशन में पता लगता है। ज्वाइंट सेशन क्या आता है, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग ज्वाइंट सेशन जो है बुलाया जा सकता है इन सर्टेन केसेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्यों बुलाया जाता है, फॉर एग्जांपल राज्यसभा में कोई लॉ पास हो गया, लोकसभा में नहीं हुआ, या लोकसभा में कोई बिल पास हो गया या राज्यसभा में नहीं हुआ। तो बिल क्या होता है, बिल इज द प्रपोजल दैट इज प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर इन एनी हाउस। कानून बनाने के लिए जो प्रपोजल हम रखते हैं उसको बिल कहते हैं। और ये बिल जो है वो लॉ कब बनता है, बिल लॉ बनता है जब दोनों हाउसेस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे साइन कर दे तो ये लॉ बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर राज्यसभा ने किसी बिल को पास कर दिया और लोकसभा ने पास नहीं किया, या लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा ने नहीं किया, और ये बिल अटक गया, ठीक है, किसी एक हाउस में अटक गया, तो उस टाइम क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो ज्वाइंट सेशन बुला लेता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है कि दोनों हाउसेस क्या है कि एक ही बिल्डिंग में एक जगह बैठेंगे, राइट, बोथ हाउसेस विल सिट टुगेदर। और उस कंडीशन में अब यहां तो राज्यसभा का तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, लोकसभा का कौन हो गया, स्पीकर हो गया। अब दोनों हाउसेस एक जगह बैठ गए। अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ज्वाइंट सेशन। तो नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं ज्वाइंट सेशन, लोकसभा इज मोर पावरफुल इन ज्वाइंट सेशन ऑल्सो। क्यों, क्योंकि जब ज्वाइंट सेशन होता है तो वोटिंग होती है, वोटिंग किसी बिल पे भी होती है। तो लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 545, राइट, 545, एंड राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245। तो ज्यादातर क्या होता है ज्वाइंट सेशन में आज तक वो बिल पास हुआ है जो लोकसभा ने चाहा या लोकसभा में पहले पास हो गया था,
या फिर वो बिल लोकसभा में अटका था तो ज्वाइंट सेशन में भी वो अटक जाता है। इट मींस ज्वाइंट सेशन में वो डिसीजन होता है, वो बिल जो है फाइनल होता है जो लोकसभा चाहती है, या वही होता है जो लोकसभा चाहती है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इन joint session also because it consists of more numbers of members. अब आते हैं, it controls the council of ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट का एक पार्ट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, राइट? कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए। 3 टाइप के मिनिस्टर हो गए। तो ये लोकसभा में होते हैं और लोकसभा इनको कंट्रोल करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर को भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है, उनको क्विट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं किया तो वो अपने पद पे बने रहेंगे। इसका मतलब है कि लोकसभा ही डिसाइड करती है कि कोई सरकार बने या ना बने, या कोई सरकार काम करती रहे या ना करती रहे। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ लोकसभा एंड इट इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अब हम डिस्कस करते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, लेकिन कुछ पावर्स राज्यसभा के भी पास है, राइट? हम यहाँ पे 2 पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2 स्पेशल पावर हैं जो राज्यसभा के पास हैं लेकिन लोकसभा के पास नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूं। और राज्यसभा जो है उसके पास 2 स्पेशल पावर्स हैं। कौन कौन सी पावर है आप सुनिए ध्यान से। आर्टिकल आपको याद रखनी है 249 और आर्टिकल 312, ये 2 स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास। अब आपको याद ये रखना है कि 249 में क्या है। आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, राज्यसभा कैन पास द बिल प्रोवाइडिंग द स्पेशल पावर टू मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स गिवन है, यानी कि 66 सब्जेक्ट्स आर देयर इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे कौन जो है कानून बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन अगर राज्यसभा आर्टिकल 249 का यूज कर ले तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट को पावर जो है सब्जेक्ट कानून बनाने की पावर मिल जाती है। इट्स वेरी सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल चीज है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट नहीं बनाती। लेकिन अगर राज्यसभा आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग ये बिल पास कर दे तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के जो 66 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे या सारे सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की जो है परमिशन मिल जाती है, पावर मिल जाती है। तो स्पेशल पावर इज देयर ओनली इन राज्यसभा। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज की जो पावर है, नए ऑल इंडिया सर्विसेज को जनरेट करने की जो पावर है वो भी राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास नहीं है। तो आर्टिकल 312 और 249 ये 2 स्पेशल पावर है राज्यसभा की, दोनों आपको क्लियरली याद रखने हैं और समझने हैं। बाकी लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव। अभी तक हमने डिस्कस किया है लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव दैट मेक्स द लॉ, जैसे पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर इंटायर कंट्री इन इंडिया, राइट? तो पार्लियामेंट ने क्या क्या कानून बना दिया, फिर उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, बिकॉज लेजिस्लेटिव हैज मेड द लॉज। अब इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसको एग्जीक्यूटिव करेगा। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एग्जीक्यूटिव क्या क्या होता है एग्जीक्यूटिव में? एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। Political, there are 2 types, and another is permanent executive. Political executive कौन होता है? मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स आर एग्जिस्टिंग इन political executive. Political executives are elected by the people for a specific period through the elections. इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इनका इलेक्शन होता है और वे स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुने जाते हैं और मेजर डिसीजंस जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं। They take major decisions.
मेजर डिसीजंस, बिग डिसीजंस, राइट, टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। जो डिसीजंस टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मींस दे इंप्लीमेंट एंड दे मेक देम इन प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजिंग। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे हो गए सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स आर द permanent executives, those people who are appointed on the basis of their qualification, right, they are not elected, just they are selected, मतलब उनकी qualifications के बेस पे उनको select किया जाता है। डिफरेंस का अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, politically elected by the people, they are elected by the people for a specific period. Permanent executives are for a specific age or the period, they have been appointed for a longer period, understand, in comparison of political executive। तो इसलिए इनको क्वालिफिकेशन के बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है और इनको चुनाव में इलेक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे सरकारें बदलती हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बदल जाते हैं, राइट। जैसे मान लो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। सरकार बदल गई, पहले मिनिस्टर कौन थे, फॉर एग्जांपल एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल हुआ करते थे बिफोर 2014। अब 2014 के बाद जो है सरकार बदल गई तो एचआरडी मिनिस्टर भी बदल गए। तो इसी तरह से ये सरकारें बदलने के साथ साथ ये चेंज हो जाते हैं। इलेक्शन जैसे ही होते हैं तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है चेंज हो जाते हैं। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट चेंज, राइट, दे आर नॉट चेंज्ड विद द चेंजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारें बदलती रहे लेकिन ज्यादातर परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो क्योंकि परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डीसी है, हो सकता है उसका ट्रांसफर हो सकता है, तो ये एक अलग बात है, लेकिन वो बदलते नहीं है, राइट, कि डीसी को हटा दिया दूसरा डीसी आ गया, ऐसा नहीं होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। अच्छा, ज्यादा पावर किसके पास होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास या परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास? ज्यादा पावर होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास, राइट। कई बार देखा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी होता है वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि सेक्रेटरी जो होते हैं वो क्वालिफिकेशन के बेस पे उनको अपॉइंट या सेलेक्ट किया जाता है। तो सेक्रेटरी इज मच मोर एजुकेटेड देन एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन फिर भी जो डिसीजंस होते हैं, फाइनल डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेता है, मिनिस्टर लेता है, एजुकेशन मिनिस्टर लेता है, राइट। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होती है डिसीजन लेने की? या हम ये कह सकते हैं कि ये डिसीजन नहीं लेते हैं, ये सिर्फ इन डिसीजंस को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, आंसरेबल टू द पीपल, राइट। क्योंकि आज जो भी डिसीजन लिया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार कौन होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको चुनाव लड़ने हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट चाहिए, इसलिए ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं। अदरवाइज लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कोई वोट नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सो डेमोक्रेसी में इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके पास इसलिए ज्यादा पावर होती है। नाउ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर इन ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। ऐसा भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट उसको शपथ दिलवा देता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ना तो लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन वो 6 मंथ्स के लिए होता है, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स द प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टू टेक द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा और लोकसभा, यानी कि दोनों हाउसेज में से उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो राज्यसभा के मेंबर बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंदिरा गांधी का एग्जांपल लेंगे 1966 का, तो वो क्या थी उस टाइम, राज्यसभा के मेंबर बन गई, राइट। तो राज्यसभा के मेंबर रहते हुए, एस डी देवगौड़ा वन अनदर एग्जांपल, तो राज्यसभा का मेंबर रहते हुए भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। There are 3 types of ministers, council of ministers. If we take 3 types of ministers are there. Council of minister होता है कि ministers का ग्रुप होता है, clear? They are accountable and responsible to Lok Sabha and they are led by prime minister, clear? 3 टाइप के ministers होते हैं। सबसे पहले होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं,
मेजर डिसीजन जो होते हैं वो यही लेते हैं, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। 15 to 20 मिनिस्टर्स शुड बी देयर, राइट। इतने मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, इतने मिनिस्टर हो सकते हैं। टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो 60 to 80 मिनिस्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरे हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, राइट। और तीसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तीन टाइप के मिनिस्टर होते हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। दे टेक मेजर डिसीजंस अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये दो टाइप के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती है और इनको जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में इनको बुलाया जाए, राइट। जब भी इनको बुलाया जाता है तो ही इनको जाना होता है, और इनके पास जो है पूरे डिपार्टमेंटल जो पावर्स होती है वो नहीं होती है। डिपार्टमेंट की पावर्स और डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा किसके पास होती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, and civil servants like DC, SDM, IPS officer, these kinds of people are the permanent executive. So dear students, in this video we have discussed the topic. I hope that you understood. नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और उससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।